आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्लास 10th मैथ्स वीडियो पार्ट 17। तो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रही होगी कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। और ऐसा करके जो है आपको 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है और इसमें हमें जो है पाई इज इक्वल टू 22/7 हमें रखना है। और एक संकेत और हिंट के रूप में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि क्रमशः केंद्र ए बी मतलब कि अल्टरनेट के रूप में वाले अर्धवृत्तों की लंबाई L1, L2, L3 और L4 है। क्लियर है? तो ये तो मैंने केवल प्रश्न पढ़ा। अब मैं प्रश्न को आपको बिल्कुल आसानी पूर्वक समझाता हूँ कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है और हमें क्या ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं प्रश्न पर। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, देखिए आपका यह केंद्र क्या है, ए है, तो केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र हमें एक बार हमें केंद्र ए रखना है, तो उसके बाद हमें केंद्र बी रखना है, फिर से हमें केंद्र ए रखना है और फिर से हमें जो है केंद्र बी रखना है, फिर से केंद्र ए और फिर से केंद्र बी। ये हमारा अल्टरनेट है। तो पहले केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी लेते हुए त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए तो पहला जो आपको त्रिज्या लेना है समझिएगा, वह त्रिज्या आपका है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब कि केंद्र ए से। देखिए तो यहाँ से देखेंगे यदि आप केंद्र इसको ए मानते हैं और यहाँ से एक आप देखेंगे तो यह ऐसे एक अर्धवृत्त का निर्माण किया जा रहा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। और एक वर्ड कहा जा रहा है सर्पिल, जिसको अंग्रेजी रूपांतरण किया जिसको स्पाइरल कहते हैं। तो ऐसे करके यह जो शेप जो बना हुआ है यह स्पाइरल शेप है और इस प्रकार का जो शेप है वह आपका 13 है, जिसे यहाँ लिखा गया कि L1, L2 देखिए लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3 ऐसे करके 13 क्रमागत आपका अर्धवृत्त बन रहा है। तो इन सभी जो है सर्पिल की हमें कुल लंबाई ज्ञात करना। देखिए यदि एक बार हम केंद्र ए मानेंगे तो इसके लिए त्रिज्या हमारा 0.5 हो जाएगा, तो इसके लिए एक हमारा जो है एक लंबाई जो L1 हो गया अर्धवृत्त, उसका लंबाई हो गया L1। उसके बाद दूसरी बार समझिएगा, दूसरी बार जब आप केंद्र B को रखेंगे, देखिए एक बार जब केंद्र A को रखेंगे तो उसके लिए त्रिज्या आपका हो जाएगा 0.5 और फिर अगली बार जब आप B को केंद्र रखेंगे तो अगली बार आपका हो जाएगा 1.0 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से B को केंद्र मान करके और फिर से यहाँ पर एक L2 लंबाई का हमारा एक जो है सर्पिल बनाया गया। उसके बाद फिर से आपको अगला जो है फिर से कहा जा रहा है ए, तो अगली बार फिर जब ए को माना गया, देखिए ए से फिर इसका ये देखिए L3 का जो है निर्माण किया गया इस टाइप से। तो L3 यदि स्पाइरल देखिए आपका L1 का, ये आपका L2 का और ये आपका हो गया L3 का, तो उसके लिए फिर आपका हो जाएगा 1.5। उसी तरह से अगली बार जब हम चलेंगे तो फिर से यहाँ से जो है B को केंद्र मान करके, ये देखिए B को केंद्र मान करके, तो ऐसे करके फिर से यह इस टाइप से एक स्पाइरल शेप में बनाया गया। तो ऐसा करके एक दो नहीं, ऐसा करके हमारा जो है 13 क्रमागत वृत्त है और इन 13 क्रमागत वृत्त की कुल लंबाई क्या होगी, यही कुल लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो उम्मीद है कि इतना कैलकुलेशन और आपको बताने के बाद यह प्रश्न बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा कि एक बार हमें केंद्र ए रखना है जिसके लिए तैयार होगा आपका L1, अगले बार जब केंद्र B मानेंगे तो फिर से तैयार होगा L2, फिर से वापस आपको केंद्र A पर रखना है, इसके लिए L3, फिर से केंद्र B पर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा L4, फिर से केंद्र A पर आएंगे तो L5, L6, L7 ऐसे करके हमें जो है L13 तक क्रमागत अर्धवृत्तों की कुल लंबाई क्या होगी यह हमें ज्ञात करना है। चलिए वापस इस प्रश्न को हम बनाते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से। देखिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए आप, तो प्रथम आपका अर्धवृत्त है सेमी सर्कल, तो प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई
देखिए तो प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई आपका हो जाएगा L1 मान लेते हैं। देखिए तो हमने पढ़ा था कि जो वृत्त की जो लंबाई होती है या वृत्त की जो परिधि होती है, जो पेरीमीटर जो वृत्त की होती है, यदि हम पूरी वृत्त की बात करेंगे तो यह होता है 2πr। ठीक है, परिधि मतलब इसका लेंथ, ये होता है पेरीमीटर, इसकी लंबाई ही आपका क्या है, परिधि है। यदि हम बात करते हैं अर्धवृत्त की परिधि के रूप में, समझिएगा ध्यान से, तो अर्धवृत्त की परिधि होता है πr + 2r। देखिए इसके लिए ये देखिए पूरा जब वृत्त बनेगा तो जब इस वृत्त को हम हाफ कर देंगे तो क्या होगा, अर्धवृत्त, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई के लिए आपका πr होता है और 1r इसके लिए और 1r इसके लिए, इसलिए अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वह πr + 2r होती है। लेकिन यदि इस प्रश्न की बात किया जाए, जो प्रश्न आपको दे रखा है इस प्रश्न में हमें ये देखिए इसका जो रेडियस जो देख रहे हैं ना, ये त्रिज्या हमें सिर्फ फाइंड करना है L1, इसलिए इसके लिए हमें 2r की जरूरत नहीं है, हमें केवल किसके लिए जरूरत है, πr। अर्धवृत्त तो है लेकिन इस अर्धवृत्त में हमारा रेडियस की लंबाई नहीं निकालना है, केवल जो डिजाइन ऐसे करके मैंने बनाया है L1 और यह L2 और यह L3 का ही हमें लेंथ निकालना है। चलिए तो आते हैं वापस प्रश्न पर। तो प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई जो L1 है वह उसको हम लिखेंगे πr1। अब यहाँ समझिएगा तो पाई का तो मान पाई ही है और प्रथम जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वह 0.5 सेंटीमीटर है। क्लियर, इसका जरा इसको सजा करके मैं लिख देता हूँ, तो इसका रेडियस हो गया 0.5 सेंटीमीटर, टोटल आ गया प्रथम वृत्त की लंबाई। अब हम बात करते हैं द्वितीय, मतलब कि सेकेंड। तो द्वितीय अर्धवृत्त की लंबाई मतलब कि L2। ठीक है, अब देखिए इसके लिए भी सेम फार्मूला है, क्या होगा, तो πr2 होगा। क्लियर, पाई को रहने दीजिए पाई, और अगला बार जो लेंथ है वह आपका हो जाएगा 1.0। देखिए 1.0 पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए मैं इसे लिख सकता हूँ 1 पाई सेंटीमीटर। क्लियर है। उसी तरह से यदि हम बात करते हैं तृतीय अर्धवृत्त की लंबाई, तो यह क्या हो जाएगा L3, और अर्धवृत्त के लिए मैंने क्या बताया था, पाई, और अगली बार त्रिज्या हो जाएगा R3। तो अब देखिए पाई इंटू तीसरी बार रेडियस, पहला हमने 0.5 रखा, फिर हमने 1.0, तो अगली बार आपका हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। इसमें सजा लेता हूँ तो 1.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके L1, L2, L3 और टोटल हमें जो है 13 जो है क्रमागत मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव अर्धवृत्त जो है सर्पिल आकार की बन रही है, और इसे हमें कुल लेंथ निकालना है। चलिए वापस मैं इस प्रश्न पर आता हूँ। देखिए यदि हम तीनों को जोड़ेंगे इस टाइप से, अब यहाँ मैं लिखता हूँ कि कुल, ध्यान से देखिएगा, 13 क्रमागत अर्धवृत्त या अर्धवृत्तों की कुल लंबाई। टोटल हमें ये लेंथ निकालना चाहते हैं आप, तो ध्यान से देखिएगा, लेंथ हमें निकालना है लंबाई को, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 ऐसे करके हमें जो है L13 तक सभी को ऐड करनी होगी। क्लियर। चलिए तो अब जरा देखते हैं। तो इसके पहले आप याद कीजिएगा, जब मैंने बताया था कि पहले के लिए जो L1 था वह आपका पाई आर था, तो पहले के लिए 0.5 पाई प्लस उसके बाद L2 जो हो गया 1 पाई प्लस L3 हो गया 1.5 पाई, और ऐसे करके L4 हो जाएगा 2 पाई। ऐसे करके यह आपका जो है L3 तक बढ़ता चला जाएगा। क्लियर। चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए कि AP बना रहा है, अब इसे हमें सम निकालना है। तो देखेंगे तो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह हमारा जो है AP का सम निकालने का, योग निकालने का यह हमारा सूत्र है। अब देखते हैं इस प्रश्न पर। तो प्रथम पद देखिए, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैं इस ओर, ध्यान से देखिएगा इस ओर। तो प्रथम पद यहाँ से आपका हो गया a इज इक्वल टू 0.5
पाई। इसके बाद हमें डी निकालना है, तो डी के लिए आपका बताया था कि a2 माइनस a1, यह आपका a2 है और यह आपका a1 है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 करते हैं, मतलब उस पद का उसके ठीक पूर्व पद का। तो 1 पाई में से यदि आप 0.5 पाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा 0.5 पाई। उसके बाद यहाँ से देखेंगे हमें ऐसे कि टोटल जो है 13 जो है अर्धवृत्त की लंबाई निकालना है, तो n इज इक्वल टू आपका हो गया 13। चलिए वापस इस प्रश्न पर आते हैं और सभी का मान रखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एस एन इज इक्वल टू, देखिए तो हमें सम निकालना है 13, तो रख देते हैं कि एस 13 इज इक्वल टू एन का मान 13/2 इंटू प्रथम पद देखिए ए पी का 0.5 पाई प्लस n क्या होगा, तो 13 माइनस 1, और देखिए कॉमन डिफरेंस मैंने यहाँ प्राप्त किया था 0.5 पाई। अब देखिए वापस मैं इसे मिटाता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह का थोड़ी अभाव है। देखिए ये देखिए, चलिए वापस इस प्रश्न पर आते हैं। देखिए अब यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, तो मैं इसे लिख रहा हूँ कि एस 13 इज इक्वल टू 13/2। अब देखिए 0.5 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 पाई बचेगा, प्लस ये देखिए 12 13 में से यदि एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बच जाएगा 12, और इंटू हो जाएगा 0.5 पाई। देखते हैं यहाँ पर 13/2, 1 को पाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पाई ही होगा, ठीक है। चलिए प्लस 12 को यदि 0.5 से गुना कीजिए 12.60 हो जाएगा, तो 6.0 और 6.0 के बाद वैल्यू खत्म, तो इसमें क्या बोल सकते हैं केवल 6 पाई। चलिए आगे वापस मैं बढ़ता हूँ इस प्रश्न की ओर। अगला बार जो है 13/2, देखिए 6 पाई और पाई मिल करके हो गया 7 पाई। तो अब मेरे पास फाइनल यहाँ पर बचा 13/2 इंटू 7। अब देखिए पाई का जो हमें मान रखना है वह रखना है 22/7। देखिए तो 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया और 2 से यह 11 बार में 22 कैंसिल हुआ, तो अब मेरे पास बच गया एस 13 सम ऑफ 13 टर्म 13 इंटू 11। अब चलिए अब आप इसे क्या करेंगे, 13 और 11 को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 3 ये आपका हो गया 1, वापस 3 ये हो गया 1, तो ये हो गया 3 और ये 4 1। तो टोटल जो आपका S3 का 13 तक जो लेंथ हो गया वह 143 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख देंगे कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की जो कुल लंबाई होगी, टोटल जो आपका लेंथ होगा वह लेंथ कितनी होगी, तो वह लेंथ आपका हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। इसके बाद जो आपका प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि 200 लट्ठों जो लॉक्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे जो निचली जो पंक्ति है, ध्यान समझिएगा, 200 लट्ठों मतलब कि लॉक्स, टोटल जो एक लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का आपका लॉक्स है जिसको सजा करके रखा गया है, और टोटल जो आपका लॉक्स है वह कितना है 200। मतलब कि इसमें लकड़ी के ढेरी में टोटल जो लट्ठों है वह आपका 200 रखा गया है, तो एस एन इज इक्वल टू आपका हो गया 200। ये हमने कहाँ से लिखा, तो यह हमने प्रश्न से लिखा। आगे बढ़ते हैं। को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, देखिए सबसे नीचे वाली पंक्ति में आपका जो है 20 लट्ठे हैं, ऐसे सजा करके रखा गया है कि जो सबसे जो निचली जो पंक्ति है उसमें आपका जो है 20 लट्ठे हैं। देखिए इसमें इस पंक्ति में जो है आपका 20 लट्ठे हैं। जरा काउंट कर लेते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो सबसे जो निचली पंक्ति में है वह 20 लट्ठे हैं। ठीक उससे जो अगली पंक्ति है, मतलब कि ये दूसरी जो पंक्ति है, इसमें आपका 19 लट्ठे हैं। काउंट कर लीजिए। देखिए इधर से चलता हूँ मैं लेफ्ट तरफ से। देखिए तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक उसके जो अगले पंक्ति में 18 हैं। देखिए इसके बाद इसमें आप काउंट कीजिएगा तो इसमें 18 होगा। उसके बाद ठीक अगले में काउंट कीजिएगा
तो 17 होगा। ठीक उसके अगले पंक्ति में आप काउंट करोगे तो आपका 16 होगा। तो ऐसे करके आपको रखा गया है, जो कि आकृति 5.5 में आपको दर्शाया गया है। अब यह जो है 200 लट्ठों जो है कितने पंक्ति में रखा गया है। देखिए इसमें देख रहे हैं कि ये आपका पहला पंक्ति है, ये आपका दूसरा पंक्ति, तीसरा, तो ऐसे करके कितने पंक्ति में आपको जो है 200 लट्ठे को रखा गया है। तो कितने पंक्ति में रखा गया है, इसका मतलब कि आपसे n का मान पूछ रहा है वाट। क्लियर है। और तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, और जो सबसे आपका जो ऊपरी जो पंक्ति आएगा उसमें कितने लट्ठे होंगे आपको। चलिए तो पहले हमें n निकालते हैं, वापस इस प्रश्न पर आते हैं, समझेंगे ध्यान से। तो देखिए ये टर्म जो है, पहला जो पद है वो आपका 20 है। क्लियर। उसके बाद ठीक जब अगला जो टर्म देख रहे हैं 19, उसके बाद 18, उसके बाद 17, ऐसे करके आपका है। क्लियर है। अब जरा प्रश्न समझते हैं। तो यहाँ से हम AP में A का मान हम क्या प्राप्त कर सकते हैं 20। उसके बाद देखिए D आप निकालना चाहेंगे तो A2 - 7, तो 19 - 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास -1। क्लियर है। अब तो इसमें कुछ हम मान नहीं जान रहे हैं, बस हमें इतना ही पता है। चलिए वापस आते हैं सम फॉर्मूला पर कि SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n - 1 इंटू D। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते इस प्रश्न पर आते हैं वापस। देखिए तो SN मेरे पास 200 है, यहाँ रख दीजिए आप 200 इज इक्वल टू, देखिए n का मान हम नहीं जान रहे हैं तो n को n ही रहने दीजिए। नज़र आ रही है? जी हाँ, देखिए ठीक है बिल्कुल। उसके बाद 2 इंटू प्रथम पद आपका है 20 प्लस n नहीं जान रहे हैं तो n - 1, और जो D आपका है यह हो गया -1। अब इधर मैं जरा मिटाता हूं, देखिए ऊपर में इस ओर। चलिए वापस आते हैं। उसके बाद इसे मैं सब का ध्यान समझेंगे आप। ये आपका हो गया 200 और यह हो गया n/2, और ये 20 दूनी को हो गया आपका 40। यहाँ ध्यान समझिएगा, -1 को जब आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए प्लस रहेगा, ध्यान समझिएगा, ब्रैकेट लिखते पहले से हम, यह -n और माइनस प्लस 1। क्लियर है। चलिए वापस जरा आते हैं इस प्रश्न पर। अब देखिए तो 200 इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा n/2, ये देखिए 40 प्लस माइनस हो जाएगा -n प्लस 1। 200 इज इक्वल टू n/2, देखिए 40 और 1 हो जाएगा 41 -n। अब देखिए अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 200 को 2 में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह आपका हो जाएगा 400। अब क्या बच गया, तो n इंटू 41 -n, यहाँ नज़र आएगा नहीं, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं इस ओर। देखिए अब वापस मेरे पास 400 इज इक्वल, देखिए n को जब 41 से गुना कीजिएगा तो 41n -n²। यह देखिए यह आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ रहा है, तो आप इसे इस ओर भेज दें और इसको भी इस ओर। तो देखिए जब -n² से जब इस ओर आएगा तो प्लस में हो जाएगा n², और जब 41n प्लस में है जब उस ओर जाएगा तो -41n। अब उधर तो आपका 400 उधर है ही, तो यह आपका हो गया +400। ठीक है। देखिए अब मैं इसे मिटा रहा हूं, तो अब मेरे पास एक द्विघात समीकरण बन करके आया, जो कि आपका यहाँ पर है कि n² - 41n + 400, यह हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आया। अब देखिए इसे सोल्व करने के लिए 3 तरीका हम लोग जानते हैं। प्रथम जो होता है गुणनखंड विधि के द्वारा, दूसरा आपको बताया गया सीधाचार नियम के द्वारा, और तीसरा बताया गया है पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। तो चलिए इसे हम गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं, जो कि काफ़ी कम समय में बनता है ये। चलिए देखिए, तो सबसे पहले गुणनखंड विधि में 400 का हमें फैक्टर तोड़ना होगा। तो ये देखिए आपका 200 हो गया, यह आपका 100, ये हो गया 50, और एक और लगा दीजिए 25, नज़र आ रही है देखिए 25,
नहीं आई नहीं, ठीक है चलिए यहाँ याद रखिएगा, ये हो गया 5। तो टोटल फैक्टर हो गया 2 दूनी 4 8 दूनी क्या 16, और यदि 25 को आप ऐड कर लेंगे तो 41 हो जाएगा। और चिन्ह लाना है आपको माइनस में, तो यहाँ दोनों को कर लीजिएगा माइनस। देखिए तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400। चलिए वापस इस प्रश्न पर आते हैं। अब यहाँ से ये दोनों में से हम n कॉमन ले लेते हैं, तो n इंटू एन माइनस 16, और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं आपका, ये तो आपका सेम रहेगा ना, तो n माइनस 16, और यहाँ से आप क्या गुना करेंगे तो माइनस 25। जरा मिला लीजिए, n में n से n स्क्वायर माइनस देखिए 60n और माइनस 25n और माइनस माइनस प्लस, और 16 25 को गुना कीजिएगा तो 400। तो अब मेरे पास जो मान आया n माइनस 25 और यहाँ से n माइनस 16। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पंक्तियों की संख्या 25 तथा, ये 16 है, 25 तथा 16 हो सकती है। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर सवाल यह बना कि सर n का मान भी जो है आपका 25 है और n का मान भी आपका 16 है, तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि 16 पंक्ति में भी आपका जो है टोटल 200 लट्ठे को रखे जा सकते हैं, और आपका जो है 25 पंक्ति में भी जो है आपका 200 लट्ठे को रखे जा सकते हैं। तो इसे ज़रा हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा 16 जो है सही होगा या हमारा 25 सही होगा। दोनों को मैं वेरीफाई करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। यदि हम मानते हैं कि हमारा जो है 25 जो है पंक्तियों की संख्या होगा, जरा 25वीं जो है पंक्तियों हम निकाल लेते कितने लट्ठे होंगे। देखिए 25वें पंक्तियों को आप क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 24d। चलिए तो a का मान, इस इक्वेशन में a का मान कितना था, तो 20 प्लस 24 इंटू d का मान था -1, तो 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4। देखिए यदि हम 25वीं पंक्ति मानते हैं कि इसमें जो है 25वीं पंक्ति में टोटल योग हमारा जो है 200 रहेगा, नीचे से जोड़ने पे टोटल 200 आपका योग आ जाएगा, जो कि कभी हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो मान जो है यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कैसे, जरा समझिएगा। यदि मैं आपको बोलूँगा कि जरा गिन करके बताओ जो है इसमें 2 पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 3 पंक्ति में कितने हैं, 4 पंक्ति में कितने हैं, तो जब भी आप किसी पंक्ति में किसी चीज़ को काउंट कीजिएगा तो ऋणात्मक कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा आपका धनात्मक होना चाहिए। कैसे समझते हैं, मैं पूछूंगा आपसे, ज़रा बताओ मुझे कि आप जिस वर्ग में बैठे हों उसके 10वें पंक्ति में कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे सर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं। मतलब कि जब भी आप संख्या बोलेंगे तो वह संख्या आप पॉजिटिव में बोलेंगे, लेकिन जब मैंने यहाँ n का जो 25 लेकर के बना रहा हूँ तो यह हमारा देख रहे हैं कि मान हमारा ऋणात्मक में संभव नहीं है। तो अब यहाँ से मेरा n का मान जो है 25 नहीं होगा। अब हम जांच करते हैं 16 पर। देखिए यदि हम 16वें पंक्ति रखते हैं तो 16वें पंक्ति में सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो 16वें पंक्ति में बात करते हैं तो एक कम a प्लस 15d। अब देखिए a का मान, तो प्रथम जो है AP का यह आपका 20 प्लस 15 इंटू -1, तो 20 माइनस 15। तो ये देखिए ये बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, क्योंकि हमारा जो है 16वें पंक्ति में हमारा पॉजिटिव के रूप में आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो प्रश्न पूछा गया था कितने पंक्ति में रखे गए हैं, तो आंसर होगा कि 16वें पंक्ति में रखे गए हैं, और तथा जो सबसे जो ऊपरी पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं, तो ऊपरी पंक्ति में आपका कितने लट्ठे हो गए, 5 हो गए। क्लियर। अब देखिए, अब जरा इसे मैं और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ, देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने बोला कि सबसे जो निचली जो पंक्ति है उसमें कितना था आपका 20, उसके ठीक ऊपर वाले में 19, 18, 17, ध्यान से समझिएगा, 17, 16, 15, 14, उसके बाद क्या हो जाएगा 13, उसके बाद हो जाएगा 12, फिर 11, उसके बाद देख लीजिए 10, 9, 8, 7, 6 और ये हो गया 5। ठीक है। अब जरा यहाँ से देखिएगा, टोटल यदि आप काउंट कीजिएगा
देखिए मैं आंसर हमारा क्लियर हो गया। मैं आपको और प्रश्न को क्लियर कर रहा हूँ। देखिए टोटल यदि आप काउंट करोगे यहाँ से लेकर के तो बिल्कुल 16 पंक्ति आएगा। काउंट करके देख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 और 16वें पंक्ति में कितना जो है लॉक्स है, तो 16वें पंक्ति में 5 लॉक्स है। बिल्कुल हमारा n = 16 पर सेटिस्फाई कर रहा है। अब यदि आप इसको टोटल जोड़िएगा तो जोड़ने पर भी आपका 200 आएगा कि यहाँ पहले प्रश्न में कहा जा चुका है। देख लीजिए इसे आप, तो Sn = n/2 × a + n। अब देखिए अब हमें लाना है 200, ये 200 में प्रश्न में दिया गया था। देखिए अब रखिए n, तो हमने यहाँ से n कितना फाइंड किया, तो हमने यहाँ से n 16 फाइंड किया, तो रख दीजिए 16/2। अब शुरू वाला अंतिम किसी को रख लीजिए। चलिए शुरू हम रख लेते हैं 5 को और अंतिम रख लेते हैं 20 को। देखिए यदि ये सॉल्व करने पर ये 200 आ जाएगा तो समझिएगा कि आपके द्वारा बनाया गया जो प्रश्न है वो बिल्कुल आपका सही उत्तर है और n का मान आपका 16 आएगा। देखिए इसे काट दीजिए, कितना बार में कट गया ये, तो 8 बार में कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया, तो 8 × 20 और 5 आपका कितना हो गया 25, और 25 को जब 8 से गुना कीजिएगा तो वापस आपका आ गया 200, जो बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। तो प्रश्न पूछा गया था कितने पंक्ति में रखे गए हैं, तो 200 लट्ठे जो हैं वह 16 पंक्ति में रखे गए हैं। और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो सबसे जो ऊपरी पंक्ति में हैं उसमें 5 लट्ठे हैं, जो कि आंसर आपका क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है थोड़ा सा काफ़ी बड़ा आपका है, तो मैं उसे लिखूंगा नहीं, ठीक ना। आप क्या करोगे कि आप जो है अपने पास पुस्तक को रखेंगे और मैं प्रश्न को आपको समझा देता हूं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो है 20 है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कि एक जो है आलू दौड़, मतलब कि पोटैटो रेस, एक आपका पोटैटो रेस हो रहा है, में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। देखिए मैं सर डायग्राम से आपको और स्पष्ट होगा। देखिए एक आपका जो है आलू दौड़ प्रतियोगिता हो रही है और इस आलू दौड़ प्रतियोगिता में एक आपका ऐसे करके एक बाल्टी रखा हुआ है और जो है यहाँ पर एक डायग्राम ऐसे बना हुआ है। पहले मैं डायग्राम जरा बना देता हूँ ताकि प्रश्न और आपको स्पष्ट क्लियर हो। चलिए ये ठीक है। देखिए डायग्राम मैं थोड़ा सा बनाता हूँ। चलिए ठीक है। देखिए पूरा डायग्राम मैंने बना दिया। प्रश्न को समझते हैं कि एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। यह जो आपका स्थान देख रहे हैं यह आपका जो है प्रारंभिक स्थान है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट है। ये प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है कि जो कि पहले आलू से जो है 5 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर एक देखिएगा एक आलू रखा गया है, ये ठीक है। और पहले आलू से जो इस बाल्टी की जो दूरी है वह कितने का दूरी है, तो वह आपका जो है 5 मीटर की दूरी पर है। तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर जो है 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। ऐसे करके और भी आलू रखे गए, ध्यान समझिएगा, ठीक है। और सभी जो है आलू आपस में जो है एक दूसरे से 3-3 मीटर की जो है दूरी पर रखे गए हैं। और ऐसा करके आपका जो है 10 आलू रखे गए हैं। तो हमने बना दिया 1 2 3 4 5, चलिए 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है। 10 आलू रखे गए हैं जो कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। अब ध्यान समझिएगा। अब इसका जो है पोटैटो रेस का कुछ रूल है, मैं उस रूल को आपको बता रहा हूँ, समझेंगे ध्यान से आप, कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। देखिए यह जो प्रतिभागी के रूप में है यह कहाँ से चलना शुरू करेगी, तो यह जो है बाल्टी से चलना शुरू करेगी।
और निकटतम आलू को उठाती है, यह जो है बाल्टी से चलना शुरू करेगी और अपने जो है नज़दीक के आलू को उठाकर और उसे ले करके वापस दौड़ करके जो है बाल्टी में डालेगी। क्लियर? और ऐसा वह तब तक करते रहेगी, हाँ दूसरे आलू उठाने का यही काम करना पड़ेगा, तीसरे के लिए वही नियम है। और ऐसा वह तब तक करती रहेगी जब तक कि सभी आलू जो है बाल्टी में ना आ जाए। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी जो है तय करनी पड़ेगी। देखिए समझिए, क्वेश्चन है कि एक रेस बनाया गया इस टाइप का, और इसमें जो प्रारंभिक स्थान है, जो शुरुआती स्थान है, तो उस प्रारंभिक स्थान से एक बाल्टी को रखा गया है और इस बाल्टी में नियम कहा गया कि यह जो है आपका प्रारंभिक स्थान है, मतलब कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। और ऐसे करके जो है आपका टोटल जो देख रहे हो, ऐसे करके टोटल आपका जो है 10 आलू को रखा गया है। और इसमें एक रेस में यह नियम है कि जो प्रतिभागी हैं वह बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगी और प्रथम आलू को उठा करके दौड़ करके वापस इस बाल्टी में रख देगी, फिर दूसरे आलू को उठाएगी, दौड़ करके बाल्टी में रखा जाएगा, फिर तीसरे आलू को फिर दौड़ करके बाल्टी में, ऐसे करके तब तक वह पूरा नहीं करेगी जब तक कि 10 आलू को बाल्टी में नहीं रख देती है। तो आपको बताना है कि यह प्रतिभागी जो है टोटल कुल जो है कितनी दूरी को तय की। देखिए ध्यान समझिएगा, बिल्कुल एक लाइन में आंसर इसका है। देखिए यहाँ से चलना जब शुरू करेगी तो कितना दूरी तय की, 5 मीटर, 5 मीटर यहाँ तक पहुँचने में और 5 मीटर यहाँ तक जाने में, टोटल कितना दूरी हो गया, 10 मीटर। क्लियर? अभी इस आलू को भूल जाइए, आलू आपका चला गया कहाँ, बाल्टी में रखा गया आलू आपका। देखिए अब सेकंड यहाँ पर दूसरे आलू के लिए कितना दूरी तय करिए, देखिएगा 5 और 3 8, तो 8 जो है आलू तक पहुँचने में और वापस बाल्टी तक आने में, तो 8 जाने में और 8 आने में 16 मीटर। अब ये भी आलू चला गया बाल्टी में। अब देखिए तीसरे आलू के लिए तो 5 3 8, 8 और 3 11, 11 आने में और 11 जाने में 22 मीटर। ऐसे करके यह खेल चलता रहेगा जब तक कि 10 आलू जो है वह बाल्टी में नहीं रखा जाता। ध्यान से देखेंगे। अब यह जो हमारा टर्म है, अब इसी का हमें जो है सम निकाल देना है, टोटल ऐसे करके योग निकाल देना है। और टोटल यदि हम योग निकाल देंगे तो इसका आंसर हम प्राप्त कर लेंगे। चलिए आते हैं प्रश्न पर। देखिए ये आपका पहला मान a = 10 मीटर। देखिए कॉमन डिफरेंस 16 - 10, देखिए सब में 6 जब 10 से 16, 16 से 22, फिर 22 से 28 चलता जाएगा। चलिए तो हमें निकालना है, और n कितने आलू रखे गए हैं, 10, तो मतलब कि 10 बार आपको यहाँ से चलना है। तो सम निकालना है, यहाँ मैं लिखता हूँ कि SN = n/2 × 2a + n - 1 × d। रखिए यहाँ पर, सोल्व कीजिए। तो सम निकालना है कहाँ तक, 10 तक। तो a से 10 = n का मान, देखिए n का मान हो जाएगा 10/2 और 2 × a का मान, तो a का मान मेरे पास कितना हो गया, 10 + n का भी मान आपका 10 ही है, 10 - 1, और d का मान हो गया आपका 6। देखिए कैंसिल हो गया 5 बार में, तो क्या बच गया, 5 गुना कर लीजिए तो 20 प्लस यह आपका हो गया 9 × 6, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। देखिए तो 5 × 20 + 54, तो 5 × और यह आपका हो गया 74। दोनों को मल्टीप्लाई के लिए टोटल डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। देखिए तो 24 × 5 20 0 और 35 और 2 37। तो टोटल डिस्टेंस जो है 10 आलू को जो है बारी बारी से उठा करके बाल्टी में रखने के लिए कुल जो दूरी है 370 मीटर की दूरी जो है एक प्रतिभागी द्वारा तय किया जाएगा, जो कि हमें ज्ञात करना था। चलिए तो इस तरह से हमने जो है चैप्टर 5.3 मतलब कि एपी का टोटल जो है ये आपका पार्ट 17 था। टोटल हमने इसमें प्रश्न को कवर कर लिया, प्रश्न को हल कर लिया। अब कुछ प्रश्न मैंने दिया था आपको बनाने के लिए, जो कि आपका वीडियो पार्ट 12 से संबंधित था। देखिए मैं उस प्रश्न को रख रहा हूँ। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। देखिए कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने आपको बनाने के लिए, मैं उस क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन था पहला
कि 1 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन में लिखा भी है, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर तक का योग क्या होगा। और दूसरा प्रश्न था कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट आपका 100 तक का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो योग निकालना सबका। और तीसरा जो था 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करके 10 का क्यूब तक आपका टोटल सम क्या होगा यह निकालना था। देखिए, तो इस प्रश्न को मैंने बताया था कि आप जो है बना करके आप संस्था के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। तो कई बच्चों ने इसका आंसर भी दिया। उसमें से आंसर देने वाले में से मनीषा कुमारी, वर्षा कुमारी, मनीष कुमार, सुषमा कुमारी, प्रीति कुमारी, रोल नंबर 68 और जयप्रकाश कुमार, इन बच्चों ने इसका आंसर बना करके भेजा था। देखिए, अब मैं इस प्रश्न को हल कर देता हूं। देखिए, आपको बताया भी गया था कि जब कभी भी देखिए किसी का सम निकालना हो स्क्वायर के रूप में, तो याद रखिए मैंने बताया था कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये आपका वीडियो जो है 12 में बताया गया। ठीक है, बिल्कुल विस्तार पूर्वक। अब देखिए n आपका, देखिए 10 का स्क्वायर नहीं रखेंगे, यहाँ केवल n होगा आपका 10। स्क्वायर बता रहा है कि वर्ग के बारे में बात कर रहा है, और जो क्यूब बता रहा है वह आपका घन के बारे में बात कर रहा है। तो n का मान हमें 10 का स्क्वायर नहीं रखना है, n का मान हमें केवल 10 रखना है। देखिए रख दिए जहाँ जहाँ n वहाँ 10, तो 10 प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो 10 इंटू गुना में लिखता हूँ, देखिए 10 और 1 11, डायरेक्ट 10 दूनी के 20 और 1 21 डिवाइडेड बाई 6। जो कटता है उसे आप काट दीजिए। देखिए 3 दूनी के 6 और 3 सते 21 और 2 पचे 10। तो क्या बच गया आपके पास 55 इंटू 7। गुना कर लीजिए, 55 7 को 35 3 35 और 3 38, टोटल आपका हो जाएगा 350 है। पहला क्लियर। चलिए आते हैं सेकंड पर। ये आपका जो है पहला क्लियर हो गया, उतार लीजिएगा। देखिए सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। तो सेकंड देखिए, लगातार आपका प्राकृतिक संख्याओं का योग मैंने बताया था, फॉर्मूला इसका लिखा भी था कि n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n रख दीजिए 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। काट दीजिए कितना बार में, तो 50 बार में। तो क्या हो गया 50 इंटू 101। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका 50। तो इसका फाइनल जो आंसर बन गया 50 50। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं क्यूब वाले पे। ये कैसे बनता है इसमें बता दे रहा हूँ। देखिए क्यूब निकालना रहे तो n यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 10। फार्मूला आपको लिखवाए थे कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और टोटल का स्क्वायर रख दीजिए, n का मान 10। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, टोटल का कर दीजिए स्क्वायर। देखिए तो 10 इंटू 10 11 बट्टा 2 और ये हो गया 5, टोटल का क्या रहेगा स्क्वायर। तो ये हो गया 55 का स्क्वायर, स्क्वायर कीजिएगा तो 30 25 हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक और प्रश्न दिए थे हमको, देखिए अगला जो प्रश्न था इसी में था आपका कि दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है और उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, देखिए तो दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि जो कि आपका 4 से विभाज्य है। देखिए तो दो अंकों की संख्या क्या होती है, 10 से लेकर के 99 तक की संख्याओं को हम बोलते हैं दो अंक की संख्या। तो हमें ज्ञात करना है कि इस संख्या में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 से विभाज्य है। तो देखिए तो 10 से विभाज्य नहीं होगा, 12 12 के बाद 4 जोड़ दीजिए 16, जोड़ दीजिए 20 और अंतिम जो आपका हो जाएगा कितना 96। क्लियर। अब हमें निकालना कितनी संख्याएं हैं, तो n इज इक्वल टू वाट और उन संख्याओं का योग कितना है, तो Sn इज इक्वल टू वाट। चलिए वापस आते हैं प्रश्न पर। तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद देखिए AP का 96 और यहाँ से 12 प्लस n माइनस 1 और अंतर कितना हो जाएगा 4 का। तो 96 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4, ये हो गया 96 इज इक्वल टू 8 प्लस 4n। इसको घटाइएगा, 96 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n, यह आपका 88 4n।
क्लियर, काट दीजिए। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 22। 22 ऐसी संख्याएं हैं 2 अंकों की जो कि 4 से आपका क्या है, विभाज्य है। और यदि विभाज्य है हमें योग निकालना है, तो निकाल लीजिए। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। तो n हमारा कितना सोल्व किया हमने यहाँ पर 22, तो 22/2 और प्रथम पद 12 और अंतिम हो गया 96। काट दीजिए 11 और ये हो गया 6 और 2 8, 9 1 10। गुना कर लीजिए 11 इंटू 108 से, ये 801 801 8 8 1 11 88। टोटल इसका आपका सम हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और इसमें था जो कि इसका अंतिम प्रश्न है। इस सब वीडियो को रोक करके आप समझ लीजिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि आपका 2 से विभाज्य है और उन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए तो 3 अंक की जो संख्या होती है वह 100 से लेकर के 999 के बीच में होती है। तो यहाँ से प्रश्न कहा जा रहा है कि जो आपका 2 से विभाज्य हो, तो पहला तो आपका हो जाएगा 100, फिर 102, फिर 104 और ऐसे करके 998 तक। अब यहाँ पर रखेंगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रखिए अंतिम पद, तो 998 इज इक्वल टू 100 प्लस n माइनस 1 और d आपका हो जाएगा 2 का डिफरेंस है। तो सॉल्व कीजिए 998 इज इक्वल टू 100 प्लस 2n माइनस 2। तो 998 इज इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 98 प्लस 2n इधर ले आइएगा, तो 998 माइनस 98 इज इक्वल टू 2n। इसे जब आप सोल्व करोगे तो 900 इज इक्वल टू 2n। काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 50। तो n इक्वल टू कितना निकल गया, 450। तो 3 अंक की ऐसी संख्याएं हैं, 450 ऐसी संख्याएं हैं जो कि आपका क्या है, 2 से विभाज्य है। अब इन्हें हमें योग निकालना है, सबका सम निकालना है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। तो रख दीजिए n का मान 450/2 और प्रथम पद यहाँ से 100 प्लस और अंतिम पद हो गया 998। देखिए अब यहाँ से यदि इसको आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10। ठीक है, और इसको ऐड कीजिएगा तो 10 98, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, 10 98 और 225, 8 5 40, 4 45 और 4 49, 9 फिर से 4 और ये आपका हो जाएगा 5, 8 दूनी के 16, 1 9 दूनी के 18, 19 की 9 हासिल 1 और ये आपका 1 और 1 हो जाए, ये भी सेम ही रहेगा। तो 6 9 1 2, ये 0 9 6 15 की 5 हासिल 1, 6 4 10 19 को 20 की 0, यहाँ से 2 9 5 14 15 2 17 की 7 हासिल 1, 2 1 3 1 4। टोटल जो फाइनल आंसर हो गया 24 70 50। तो ये हमारा प्रश्न पूछा गया था, 2 अंकों की ऐसे कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो कि आपका 2 से विभाज्य है। तो कितनी संख्याएं हैं, 450 ऐसी संख्याएं हैं जो कि हमारा 2 से विभाज्य है और उन संख्याओं का योगफल आप निकालना चाहोगे तो टोटल आपका 24 70 50 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से एपी का टोटल जो हमारा प्रश्न था वो बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। चलिए इस तरह से हमने जो है एपी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उससे पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है आपके मोबाइल पर या आप लैपटॉप रखे होंगे, लैपटॉप या जीमेल पर, किसी पर जो आपका कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उस पर जो है आपको एक PDF फाइल के रूप में भेजा जाएगा जिसमें एपी चैप्टर से 55 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपको जो है संस्था के द्वारा आपके पास सेंड किया जाएगा। 55 जो है प्रश्नों का सेट रहेगा जो कि 1 अंक प्रश्न का सेट है, वह प्रत्येक बच्चों को उन्हें भेज दिया जाएगा और आप इस प्रश्न को बनाएंगे और बनाने के बाद जो भी प्रश्न आपसे बने, यदि मान लीजिए 55 प्रश्न है तो हो सकता है कोई बच्चे से जो 55 का प्रश्न बन जाए, टोटल प्रश्न बन जाए, किसी से हाफ बने, किसी से 10 या 5 प्रश्न, जो भी आपसे बनेगा उसे बना करके आप क्या करोगे कि एक
पेज पर इस टाइप से यहाँ लिख लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके टोटल आप 55 तक एक ही पेज पर। अब मान लेते हैं कि एक आंसर 1 का आंसर ए सही हो या 2 का बी हो या 3 का सी हो, ऐसे करके जो भी आपको सही है आप इसे एक पेज पर लिख लोगे। आप इसे बनाओगे, इसे लिख करके अब यहाँ पर अपना नाम, क्लास और जो है रोल नंबर लिख करके आप जो है संस्था के व्हाट्सएप नंबर पर आप इसे सेंड करोगे। क्लियर है। ये 55 क्वेश्चन बना लेने के बाद एक और क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि आपका 20 प्रश्न रहेगा, 20, ठीक है। कोई एक सेट ए या 20 को मान लीजिए 20 जो है प्रश्नों का समूह रहेगा और यह 20 वैसे प्रश्न रहेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपसे जो है किसी भी वर्ष में इसे पूछा गया हो। तो ये 55 कंप्लीट होने के बाद ये 20 प्रश्न का और जो है आपको सेट भेजा जाएगा। और इतना बना लेने से आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि जितना भी एपी का चाहे वह नॉर्मल प्रश्न हो या एवरेज प्रश्न हो या एडवांस प्रश्न हो, ये सभी प्रश्नों के कलेक्शन के रूप में, समूह के रूप में वह संस्था के द्वारा जो है आपको भेजा जाएगा और आप इसे बना करके आप इसे सेंड करेंगे।